मैं हेमंत राणा हिमाचल तहलका न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ आज ज्वालाजी में बीएसपी की कैंपेन में पहुंचा हूं, जहां बीएसपी की जो प्रत्याशी हैं लोकसभा प्रत्याशी कांगड़ा चंबा सीट की रेखा चौधरी जी हमारे बीच में हैं और हम चाहते हैं उनसे जानें कि आज वो किस एजेंडा को लेकर के चुनावी मैदान में हैं। हालांकि इन्होंने आज ज्वालाजी क्षेत्र का जो है कैंपेन किया है। बताएंगे आपका जो कैंपेन का जो एजेंडा है क्या है इस बार? जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार जी। इस बार जो हमारा कैंपेनिंग का एजेंडा है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज दिन तक जितनी भी पार्टियां हमारी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, 70 सालों से जो हमारी मांगें हैं, हमारे दबे कुचले शोषित समाज की मांगें हैं, वो जहाँ तक मैं अपनी कैंपेनिंग में जगह जगह लोकसभा के जिस भी विधानसभा क्षेत्र में गई, सभी लोगों से जब हमने बातचीत की तो सभी बहुत ही दुखी, सभी पीड़ित और अपने उस स्वभाव को लेकर वो परेशान हैं कि आज अपने जो बातें हैं वो किसके सामने रखें। और बहुजन समाज पार्टी, जिससे कि हम इस बार इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और इस बार जो हमारी आदरणीय बहन मायावती जी ने हमें इलेक्शन में उतारा है और अपना आशीर्वाद दिया है, तो सबसे पहले तो उनका धन्यवाद करूंगी और अपने हम यहाँ पर आए हुए हमारे पदाधिकारी, इनका भी धन्यवाद करूंगी जिन्होंने मुझ पर विश्वास दिलाया। और मेरे समस्त एजेंडे ये हैं कि मैं सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश और अपने प्रदेश की जो जाति आधारित जनगणना है वो बहुत ज़रूरी है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एजेंडा है। और यही बात मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि ये एजेंडा जो है जिससे कि हमारे समस्त प्रदेश की जो जनता है उसको उनके आंकड़ों के हिसाब से उन्हें नौकरियों में, शिक्षा में, हर जगह पर उन्हें बराबर जो है हिस्सेदारी मिल सके, ये सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है। दूसरा, हमारा जो महिलाओं की शिक्षा है वो भी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा जो है जिससे कि आज जो जनता है वो हर जगह पर अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए लड़ सकती है, ये शिक्षा महत्वपूर्ण है और मैं यही बात आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ। तीसरा महत्वपूर्ण एजेंडा ये है कि कल हम जहाँ ज्वाली नूरपुर गए थे, वहाँ पर लोग जो हैं जो कि पोंग डैम से विस्थापित लोग हैं, आज भी मतलब सरकारों के सामने जा रहे हैं, पर उनके जो मुरब्बे हैं जो सरकारों ने दिए हैं वो आज दिन तक उन्हें अपने अधिकार नहीं है। 50 साल हो गए, वो लोग आज भी उन चीज़ों के लिए परेशान हैं, ये भी महत्वपूर्ण एजेंडा है। और अगला जो अपना एजेंडा है, हमारे शेड्यूल ट्राइब जो हैं, जो आज अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हैं, मैं उनके लिए भी संसद में जाकर के आवाज़ उठाऊंगी, उनकी पैरवी करूंगी, उनके हक अधिकारों की आवाज़ उठाऊंगी। यही मेरे और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और अग्निवीर जो अपना योजना है, ये एजेंडा जो है वो भी महत्वपूर्ण है और मैं उनके लिए भी जो पुरानी जो नीति है उसके लिए पैरवी करूंगी संसद में जा करके। यही मेरे एजेंडे हैं और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ। धन्यवाद जी। रेखा जी की ये जो राष्ट्रीय स्तर पर जो पार्टी है, इनके अपने एजेंडे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि स्थानीय तौर पर किस तरीके के एजेंडे जो हैं आज आपके सामने मुँह भाए खड़े हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। हमारे जो आप जिस तरीके से आपने क्वेश्चन पूछा, हमारे जो स्थानीय जो है वो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, रोजगार, जो आज का युवा वर्ग है, आज छोटी छोटी चीज़ों के लिए दिल्ली, चंडीगढ़ जो भी हमारे यहाँ पर जो नौकरियाँ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। उसका महत्वपूर्ण यही एक कारण है कि उनको आरक्षण के आधारित जो उन्हें चीज़ें मिलनी चाहिए थे वो नहीं मिल रही हैं। और मैं चाहती हूँ कि अपने जो युवा वर्ग है, मैं उनके लिए नौकरियों का प्रावधान करूंगी, उनकी आवाज़ उठाऊंगी, संसद में जा कर के उनकी नौकरियों के लिए पैरवी करूंगी। ये मेन मुद्दा है यहाँ का। रेखा जी, आपने बड़ी बात कही है नौकरियों के लिए, लेकिन आरक्षण से क्या नौकरियाँ मिल सकती हैं, ऐसा आप मानती हैं? लेकिन आरक्षण आधारित जो है वो तो फिर एक तरह से एक ही कैटेगराइज्ड वाली बात हो जाती है। हालांकि हमारा भी मानना है और आम पब्लिक का भी मानना है कि नौकरियों का जो है वो उनका जनरेशन होना चाहिए, निकलना चाहिए। नौकरियां निकल ही नहीं रही हैं, तो कैसे नौकरियां दे पाएंगी आप? किस तरीके से आप ये कर पाएंगी? मैं आपको ये बात बता दूं कि SC, ST, OBC और अन्य वर्ग के लिए जो संवैधानिक तरीके से हमें ये आरक्षण की बात की गई है, तो मेरा आपसे यही कहना है कि इस आधार पर वे नौकरियां जो है वो बच्चों को दी जा सकती हैं। इस वक्त पर पूरे देश में एक बहुत शक्तिशाली सरकार
जो है वो कार्य कर रही है, लेकिन यदि हम रोजगार का ग्राफ देखें तो ये ग्राफ बहुत लगभग 50% नीचे चला गया है, जो कि आंकड़े बताते हैं। उसके ऊपर हमारे को सोचना पड़ेगा और कहीं ना कहीं रेखा जी का भी जो है कहना यही है कि हमें आज रोजगार के ऊपर मिलजुल के सोचना पड़ेगा और कैसे इसका उत्थान हो सके, कैसे बच्चों को रोजगार मिल सके, कैसे बच्चे शिक्षित हो सकें, ये सारी की सारी बातें जो हम बीच में से निकल के आ रही हैं। तो ऐसा क्या आ गया आपके बीच में कि आपको कि एकदम आपने टीचर की जॉब छोड़ करके जो इलेक्शन लड़ने की सोच ली? जी, बात ये है कि हमें इस बात का पता चला कि राजनीति जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। हमारे जो हक अधिकार हैं, हमारे जो हकूक़ हैं, जो हमारे इस टाइम जो हमारे शोषित जो परिवार हैं, शोषित वर्ग जो हैं, तो उसके लिए जो है वो शिक्षा तो ज़रूरी है, पर राजनीति जो है एक अहम मुद्दा बन गया है जिसमें जा कर के हमें अपने अधिकार मिल सकते हैं। और इसके लिए ही मैं राजनीति में उतरी हूँ, ताकि हमारा जो दबा पिछड़ा शोषित वर्ग जो है वो उसके लिए मैं आवाज़ उठा सकूँ, ताकि उनके हक अधिकार मिल सके। जी, बहुत ही जो है एक ज्वलंत बात कह सकते हैं रेखा जी की कि इन्होंने नौकरी छोड़ करके राजनीति में छलांग लगाई है। बहुत ही टफ जॉब कह सकते हैं आप, क्योंकि हर एक किसी के बस की ऐसी बात नहीं होती है कि अपने चलते जीवन को एकदम, तो कहीं ना कहीं जरूर टीस कोई रही होगी जो शायद इनको राजनीति में लाई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किस तरीके से इतना आपको लगता है कि इस बार आप इलेक्शन में जो है अपने आप को पाती हैं, किस तरीके से पाती हैं इलेक्शन में इस बार? मैं इस बार इलेक्शन में अपने आप को बहुत अच्छा, जिस तरीके से हमने पूरा जो इस बार कैंपेनिंग की है लोकसभा के, जहाँ विधानसभा में गई हूँ, तो लोगों को हमें बहुत भरपूर समर्थन मिला है और लोगों ने हमें बढ़ चढ़ करके मान सम्मान दिया है। और उन्होंने देखा है कि मैं अपने आधार से जीत करके जब संसद में जाऊंगी तो उनकी पक्ष में बात रख सकूंगी, यही उन लोगों का मानना है और मैं अपने आप को विजयी समझ करके आगे निकली हूँ। कहीं ना कहीं नेटवर्क जो है बीएसपी का, जो कि अमूमन देखा जा सकता है कि इतना ऑफेंसिव नहीं है, इसका क्या कारण है? जो आपने पूछा ये बात अलग है कि ये मूवमेंट जो आपको ऐसे हल्की लग रही है, पर ऐसा नहीं है कुछ भी, क्योंकि जो सत्ता में जाएगा वो काम जरूर करेगा, जिसके हाथ में पावर होगी वो काम करेगी। ऐसा नहीं है कि जो हमारे विपक्ष में हमारे जो दोनों पार्टियां हैं वही काम कर रही हैं। अगर मान लीजिए इस बार बीएसपी सत्ता में जाती है और मैं प्रदेश की बात करती हूँ, तो मैं अपने आप को आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहती हूँ, प्रदेश की जनता को, कि मैं आपको करके बताऊंगी कि किस तरह से राजनीति में जाकर के काम किए जाते हैं। उन धनाढ़ लोगों को जिन्होंने अपने घर और अपने परिवार और उन्हीं पूंजीपति लोगों के लिए बात रखी है, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं सर्व समाज के लोगों के लिए, उनके हक अधिकारों के लिए काम करूंगी, यही मेरा आपसे कहना है। बहुत ही ऑफेंसिव विचार अपने रेखा जी रखती हैं, हालांकि कहीं ना कहीं मायावती जी की छवि भी इनमें आज हमें देखने को मिल रही है। उसी तरीके से ये ऑफेंसिव विचार अपने रख पा रही हैं। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि मायावती बहन जी, जो कि इस वक्त शायद पूरे देश में प्रचार कर रही हैं, लेकिन हिमाचल में आपके सहयोग के लिए वो बिल्कुल नहीं आई, क्या कारण है इसका? टाइम की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई, तो हम उनसे मिलने के लिए भी गए थे और बहन जी ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि इस बार जो बीएसपी पार्टी है वो पूरे दमखम से अपने कैडर के लोगों के साथ करके आगे बढ़ रही है। यही मेरा आपसे कहना है और बहन जी का हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार करती हूँ। तो आपकी टक्कर में कौन है इस बार, बीजेपी के कांग्रेस? हमारी टक्कर में इस बार दोनों पार्टियां जो हैं हमारे विपक्ष में। आपकी टक्कर में बात कर रहा हूं, आपकी टक्कर में कौन है? अभी तो देखने को मिल रहा है वो बीजेपी लग रही है। जी जी जी, मतलब कांग्रेस की टक्कर में नहीं है? कांग्रेस की टक्कर में नहीं है। लेकिन एक मैं बताऊं आपको कि कांग्रेस के जो नेता हैं, इस वक्त मौजूदा जो नेता यहाँ पर से खड़े हुए हैं, काफी प्रचलित और काफी एक मानी हुई हस्ती हैं, क्या उनका कोई प्रभाव नहीं है इस बार? जी, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि माननीय जो हस्ती है, जो भी जैसे भी आनंद शर्मा जी हमारे भाई जी जो है हमारे बड़े हैं, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि नेता जो होते हैं वो ठीक बात है कि वो आगे बढ़ें, अपना जो समाज के लिए काम करें, पर समाज के लिए ऐसा काम करें कि लोगों की जो मानसिकता है उनको समझकर काम करें, ना कि उन धनाढ़ लोगों के लिए जो राजनीति में पहले से ही परिपूर्ण है उनके लिए काम करें। मैं अपने विचार जो हैं वो यही कहना चाहती हूँ कि मैं अपने साधारण परिवार से निकली हुई हूँ और मैं लोगों की उन भावनाओं को समझती हूँ कि उन पर कैसे किस प्रकार से उन्हें परेशान किया जाता है, हताश किया जाता है। और ये हमारे जो
नंद शर्मा जी जिन्होंने आपने बताया, हमारे बड़े भाई जी, तो ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करते हैं और नहीं करना चाहते हैं, परंतु मेरा मानना यह है कि उन्होंने आज दिन तक पार्टी में बैठ अपने ही लोगों को आगे बढ़ाया है। यही मेरा कहना है और मैं अपने समाज के लोगों के लिए पूरे तरीके से काम करूंगी। मेरा सबको यही आश्वासन है। तो बड़ी बात कही है रेखा जी ने कि कहीं ना कहीं आज वो टक्कर में है और भाजपा जो है उनके टक्कर में है। हमारे बीच में जो है बहुजन समाज पार्टी के जो महासचिव हैं, प्रदेश महासचिव रंगीला जी भी बीच में आए हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो किस तरीके से जो है पार्टी की गतिविधियों में संलिप्त हैं। हम देख पा रहे हैं कि आप जो है पार्टी की गतिविधियों में किस तरीके से जो है आपकी पार्टी जो है आज अपना कैंपेन की तरफ बढ़ पा रही है, आप बताएंगे जरा थोड़ा। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मुझे बताने का मौका मिला है कि हिमाचल में बहुजन समाज पार्टी पूरे दमखम से चुनाव मैदान में उतरी है और चारों लोकसभा सीट में पूरे जोर शोर से आगे बढ़ रही है और उम्मीद है कि सकारात्मक परिणाम लाएगी। हालांकि जो कैडर वोट बैंक है आपका, वो अभी हमें बाहर निकला हुआ नजर नहीं आया। आप कैसे देखते हैं इस बात को? जहाँ तक कैडर वोटर का सवाल है तो ऐसा माहौल क्रिएट हो चुका है अब देश प्रदेश में कि कोई भी पार्टी जो है वो एक साइलेंट मूड में है। वोटर बिल्कुल साइलेंट मूड में है और इसमें लड़ाई जो पार्टियों के बीच में प्रतिस्पर्धा नहीं है, इसमें लड़ाई जो है वो सत्ता बनाम जनता की है। लड़ाई सत्ता बनाम जनता की बन गई है। अब जनता जो है वो जागरूक हो रही है और वो किसी भी पार्टी विशेष से बुरा भी नहीं बनना चाहती और ओपन भी नहीं आ रहा है वोटर, क्योंकि वोटर जो है वो कुछ सहमा हुआ भी है। इसलिए वोटर जो है वो साइलेंट है और वो एक सकारात्मक और एक बदलाव की दिशा में वोटर भी आगे बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है। निश्चित तौर पर रंगीला जी ने जो बात बताई है उसमें दम लगता है कि इस बार जो वोटर है काफी साइलेंट है और इसको हम भी महसूस कर पा रहे हैं कि जो जिस तरीके से पहले शोर शराबा इलेक्शन में देखा जाता था, इन दिनों में वो शोर शराबा पूरे भारत देश में ही नहीं देखने को मिला है। शायद जनता किस तरफ क्या सोचती है ये तो जनता ही जाने। 4 तारीख को इसका परिणाम सामने आएगा। लेकिन रंगीला जी से हम जानना चाहते हैं कि आगे की गतिविधियां क्या हैं, क्योंकि अब इलेक्शन का आज इलेक्शन का लास्ट डे है। जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, ये इसी तरह से अभियान चलता रहेगा इलेक्शन के बाद भी, क्योंकि हमारा एक कैडर है। लड़ाई तो विचारधारा की है और देश में 2 ही विचारधारा हैं, एक मनुवादी विचारधारा है और दूसरी अम्बेडकरवादी विचारधारा है। और बहुजन समाज पार्टी जो है वो एक पार्टी नहीं है, ये तो एक मिशन है, एक आंदोलन है और इसका एक विज़न है, पार्टी का विज़न है। ये अलग बात है कि बहुत से लोग जो हैं वो अभी इस पार्टी के बारे में समझ ही नहीं पा रहे कि ये पार्टी है क्या, क्योंकि मीडिया जो है वो हमारी बहुजन समाज पार्टी की बात को बखूबी से नहीं उठाता है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और दूसरी बात है कि हमारी बहुजन समाज पार्टी जो है वो अपने कार्यकर्ताओं के बल पर ही चली हुई है। हम इलेक्ट्रिक बोर्ड जैसे उसके दूसरे धन्ना सेठों के पैसे से जैसे दूसरी पार्टियां चल रही हैं, ऐसी हमारी बहुजन समाज पार्टी नहीं चल रही है। हमारे कार्यकर्ता जो भी चंदा पार्टी को देते हैं उसी के अनुसार आप लोगों ने देखा है कि मीडिया में सभी पार्टियों के ऊपर ये आरोप लगा है कि उन्होंने इलेक्ट्रिक बोर्ड में या दूसरी कंपनी से पैसा लिया है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी है जिसने किसी भी धंधा सेठ से या किसी भी कंपनी से, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट से कोई पैसा नहीं लिया है। इसलिए हमारी पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं के आधार पर ही चल रही है। बड़ी बात जो है आज निकल कर के आई है और रंगीला जी ने बताया हमें कि कैडर वोट के पैसे के बलबूते ही जो पार्टी आज अपना कार्य कर पा रही है और ये बहुत मजबूत नींव भी आप कह सकते हैं। लेकिन इलेक्शन में सर्वाइव कर पाना कहाँ तक वाइबल है? ये एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि समाज में भी कुछ लोग जो है वो ये समझते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो एक जाति विशेष या वर्ग विशेष की पार्टी है, यानी कि ये छोटे लोगों की, छोटी जातियों की, SC ST की पार्टी है, लोग ये समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बता दूं कि 2007 से 2012 तक जो 5 साल का कार्यकाल उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का रहा है,
और पूरी अपने बलबूते पर सरकार बनाई है। उसमें 206 एमएलए थे, 206 एमएलए यूपी में थे, सबसे बड़ी स्टेट है 403 में से, और बहुमत में थी। तो उसमें मैं आपको बताऊं कि लगभग 51 तो पंडित थे एमएलए, ब्राह्मण समुदाय से 51 एमएलए थे, ओबीसी से 51 एमएलए थे, 62 एमएलए एससी से थे, 24 एमएलए जो थे वो मुस्लिम समुदाय से थे, और 18 एमएलए ठाकर समुदाय से थे। मैं चाहता हूं कि आपके चैनल से ये बात जरूर उजागर हो, ताकि लोग ये समझ पाए कि बहुजन समाज पार्टी के वर्ग विशेष की पार्टी नहीं, या छोटी जातियों का पार्टी नहीं, सबको साथ लेके चलती है। और पार्टी में आप देखते हैं कि सतीश मिश्रा जी जो बहन जी के बाद इतने अच्छे अहदे पे बैठे हुए हैं, वो ब्राह्मण समुदाय से हैं। तो हमारी बहुजन समाज पार्टी जो है वो किसी वर्ग विशेष को लेकर नहीं चलती है। एक समता मूलक समाज के निर्माण के लिए, एक समरसता लाने के लिए हमारी बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सांप्रदायिक नहीं है, जो धर्म के आधार पर नहीं चलती है, जो हिंदू या मुस्लिम का मुद्दा नहीं करती है। हमारी पार्टी है, एक आंदोलन है, सबको साथ लेके चलने वाली हमारी पार्टी है। इसलिए हमारी विचारधारा, हमारी पार्टी की विचारधारा और दूसरी पार्टी की विचारधारा में अंतर है। लेकिन एक बात मैं आपको जानना चाहूँगा कि बड़े ऑफेंसिव मोड में आपकी पार्टी के एक नेता जो कार्य करते थे, जो कि भतीजे बताए जाते हैं मायावती जी के, आनंद जी, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अगर जैसे वो ऑफेंसिव हुए तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, क्या ये उचित था पार्टी के लिए? देखो सर, ये एक एग्जाम्पल जो है वो बहन जी ने कोड किया है। एक पूरी जितनी भी बाकी की पार्टियां हैं जिनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगता है, बहन जी ने ये क्लियर कर दिया है कि हमारी पार्टी सिद्धांतों के ऊपर चलने वाली पार्टी है। इसमें अपने और पराये की कोई बात नहीं है। जो पार्टी में और लोकहित में जो सही काम करेगा उसके लिए पार्टी जो है वो काम करेगी, चाहे वो अपना ही हो। बहन जी ने, अभी तो भतीजे की बात है, बहन जी ने तो भाई को भी निकाल दिया था कुछ साल पहले। तो अब भतीजा ठीक है कि लोगों का रुझान भी उनमें था, युवा हैं, जोश था, लेकिन परिपक्वता में थोड़ी सी कमी बहन जी को लगी होगी, इसलिए बहन जी ने निकाल दिया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, और बहन जी ने इस बात को सभी चैनलों पे स्पष्ट भी कर दिया है। चंद्रशेखर रावण एक नाम उभर करके आया है इस समाज से, कैसा समझते हैं उनको? चंद्रशेखर रावण जो है वो भी अच्छा काम कर रहा है, लोकहित में काम कर रहा है, अम्बेडकरवादी विचारधारा के ऊपर काम कर रहा है, माननीय श्री कांशीराम जी के विचारधारा पे काम कर रहा है, लेकिन परिपक्वता की जरूरत है। जो परिपक्वता बहन जी में है वो अभी इनमें नहीं है। रावण की वह नहीं, बामनी मिश्राम भी है, और भी ऐसे बहुत से संगठन हैं और बहुत से दलित लीडर हैं, लेकिन परिपक्वता की कमी है। तो राजनीति को चलाना और सामाजिक संगठन को चलाना एक अलग बात है। रावण या वामन विश्राम जी जब सामाजिक संगठन चला रहे थे तो काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, लेकिन जब राजनीति में आ गए तो फिर राजनीति में और सामाजिक संगठन में फर्क तो है ही है। तो सूनर और लेटर अंदर खाते सभी एक ही है। तो कहने का मतलब ये है कि कल अंतिम दिन चुनाव प्रचार का है और 4 तारीख को परिणाम आने वाले हैं। कैसा समझते हैं, क्या आपको लगता है परिणाम कैसे रहेंगे इस बार? देखो, हमारी कांगड़ा लोकसभा सीट का जहां सवाल है तो इसमें तो हमें 100% उस पर विश्वास है कि अगर परिस्थितियां जैसे चली हैं वैसे ही रहेंगी अनुकूल, तो कांगड़ा की लोकसभा सीट हम बीएसपी की झोली में डालने वाले हैं इस बार, ऐसा लग रहा है। और बाकी की सीटों में, शिमला की सीट भी बहुत अच्छी है हमारी, बाकी की सीटों में जो है वो थोड़ा अंतर रहेगा जरूर, लेकिन अच्छी पोजीशन में है। वोट बैंक हमारा जरूर बढ़ेगा इस बार का। वोट बैंक बढ़ाना ही आपका मुद्दा है, या कि जो है सत्ता में काबिज होना? हमारा तो विजन सत्ता को हथियाना है, हक को लेना नहीं है। हक तो मांगे हुए नहीं मिलते हैं, हक तो कौन छीनने पड़ते हैं। हमारा बहुत से लोग हमारे ये समझते हैं कि जैसे, अब मैं चलो ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहता, लेकिन दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टियां आज तक सत्ता में रही हैं, हमारे लोग उसके साथ चिपके रहे हैं पूरी तरह से, सिर्फ हकों के लिए, लेकिन उनको हक नहीं मिले। और मैं ये भी बात क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर सत्ता में रहने वाली पार्टियां संवैधानिक तरीके से लोगों का कल्याण करती, लोगों के हित में काम करती संवैधानिक तरीके से, तो हमें बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत ही ना पड़ती। लेकिन इनको एक बहुत बड़े समुदाय को और गरीब लोगों को ठगने का काम किया है जो भी सरकारें सत्ता में आई हैं। आज वो लोग उन्हीं चीजों को समझ रहे हैं, जैसे राहुल जी के बयान भी आ रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी। तो ये नारा तो साहिब श्री कांशीराम जी का था, बहन जी का नारा था।
और उन्होंने अब भी जो सीटों का वितरण किया है, जो सीटें बांटी हैं, इस चीज़ को, संख्या को सामने नजर रखते हुए, जैसे हमारी कांगड़ा लोकसभा सीट है, बहन जी ने चौधरी समुदाय से उतारा है कैंडिडेट, तो इस तरह के से यूपी में भी और दूसरे कम से कम इस टाइम 14 स्टेटों में बहुजन समाज पार्टी का आधार है। बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की नेशनल पार्टी है और 14 राज्यों में इनका जनाधार है। यह अलग चीज है, राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वोटे कैंडिडेट कम आते हैं, ज्यादातर दैट इज सेपरेट इशू। अभी हमने प्रश्न रेखा चौधरी जी से पूछा था यही कि आपका जो है मुख्य कैडर, जो जैसे कह सकते हैं हाईकमान, हिमाचल में कहीं नजर नहीं आया, क्या कारण है? ऐसा कुछ नहीं है, इसके लिए मीडिया या गोदी मीडिया के लिए वो ज़्यादा जिम्मेवार है। आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन के हमारी बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग नहीं होती है, या बहन जी मैदान में नहीं होते हैं, या बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता किसी न किसी गांव में होता है। मैं आपको बताऊं, कभी अभी इन्हीं 10-15 दिनों में हमने कोई ये मेरे साथी जुगल जी यहाँ बैठे हैं, कम से कम 50 मीटिंगें हमने चौधरी समुदाय में की हैं और दूसरे समुदाय में 13 कॉन्स्टिट्यूंसी को हमने लगभग छान रखा है, लेकिन एक भी खबर हमारी नहीं लगी। जबकि CID है, दूसरी एजेंसियां हैं, मीडिया है, कभी हमारी किसी ने खबर उठाई नहीं। अगर हम खबर देते भी हैं तो कई के दिन वो ऐसे कूड़ेदान में पड़ी रहती है। 4 जून को क्या परिणाम देख रहे हैं आप? बहुत सकारात्मक पॉजिटिव परिणाम देख रहे हैं हम। किसे प्रधानमंत्री बना रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री का सवाल पूछना तो फिर बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी, ये मैं लिख के देता हूँ, यकीन लिख के देता। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात जो आज रंगीला जी ने हमारे बीच में कही और हमारे दर्शक भी देख रहे हैं यहाँ पर कि ये बड़ी बात है कि ये कह रहे हैं कि BSP की नेता जो है मायावती, बहन मायावती जी, वो प्रदेश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं। तो आप हमें समझाइए कि इसके पीछे की मिथ्या क्या उसका जो है स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से बने? ये मेरे से आप ज़्यादा जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि एक तरफ NDA है और एक तरफ इंडिया है। तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि बहन जी को इंडिया वालों ने लगभग यही कहा कि ये बीजेपी की बी टीम है, ये अंदर खाते मिले हुए हैं, इन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया, कई तरह के शुबूहे जो हैं वो विरोधियों ने छोड़े हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि इंडिया का संगठन बनाने के लिए नीतीश कुमार जगह जगह घूमे, हर राज्य में घूमे, हर मुख्यमंत्री के पास गए नीतीश कुमार जी, और उन्होंने ये संगठन बनाया। केजरीवाल जी भी गए आम आदमी पार्टी के, लेकिन क्या बहन जी के पास कोई गया? बहन जी को किसी ने ऑफर दी? सिर्फ मीडिया वाले ने उछाला कि अगर बहुजन समाज पार्टी या मायावती जी इंडिया के साथ मिल जाते हैं तो यकीनन मोदी को हराया जा सकता है, सत्ता परिवर्तन किया जा सकता है। ये बहन जी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बहन जी को किसी ने जाकर नहीं कहा कि बहन जी आओ आप हमारे संगठन में मिलिए, क्योंकि इंडिया में जो है, मैं एक बात क्लियर कर जाता हूं कि इंडिया में तो प्रधानमंत्री के दावेदारों की लाइन लगी हुई है, लेकिन बहन जी ने अकेला चलने की नीति अपनाई है। अब ऐसा लगता है, माहौल ऐसा है कि ना बहुमत इंडिया का बनेगा, ना बहुमत में NDA आएगी। इसलिए अगर बहन जी यूपी में ही, हमारी उम्मीद है कि 35-40 सीटें जो है वो हमारी संभावना है कि यूपी में हम 35-40 सीटें जो है लोकसभा की बहुजन समाज पार्टी जीतेगी, और अगर हमें मौका मिलेगा तो बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी। किसी ना किसी को समर्थन तो देना पड़ेगा, लेंगे नहीं, देना पड़ेगा उनको, बहन जी को समर्थन, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें मोदी जी का मुकाबला कर सकते हैं तो केवल बहन जी ही कर सकती हैं, सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं तो ओनली मायावती जी कर सकती हैं, और कोई नहीं, और कोई भी चेहरा नहीं सामने। तो बड़ी बात निकल करके सामने आई है। तो हमारे बीच में अभी रंगीला जी ने पूरे खुल करके विचार रखे हैं, बहन रेखा चौधरी जी भी हमारे बीच में जो कि अपने विचार रख चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए आगे क्या होता है। हिमाचल तहलका न्यूज़ टीम के साथ बने रहिए। मैं हेमंत राणा, कैमरा पर्सन तरसेम के साथ ज्वाला जी से।